सबसे पहले हम मेमोरी देखते हैं, मेमोरी होती क्या है। मेमोरी हम देखा जाए किसी भी कंप्यूटर का एक स्टोरेज पार्ट होता है। हाँ, हम किसी को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर जो हमारा समझता है केवल जीरो और वन की लैंग्वेज को समझ, तो बोलते हैं हम बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, अब कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ स्टोर होगी, किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डाटा को स्टोरेज करने के लिए क्या यूज़ होता है, मेमोरी यूज़ होता है। अब यहाँ देखते हैं हम मेमोरी के टाइप्स। तो मेमोरी को हम देखते हैं, बेसिकली मेमोरी टू टाइप्स के लिए होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एट सेकंड इज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, रैम और सेकंड इज द रोम। अब इसमें देखते हैं कि वोल्टाइज और नॉन वोल्टाइज मेमोरी का मतलब क्या होता है। वोल्टाइज मेमोरी क्या होती है बेटा? वोल्टाइज मेमोरी हम देखते हैं कि वो मेमोरी होती है, सपोज करो कि क्लास में कोई टीचर बैठा हुआ है और स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट इस चीज़ को सीख रहे हैं। क्या हुआ, कुछ दिन देर के बाद क्या हुआ, स्टूडेंट जब टीचर क्लास से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, स्टूडेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो सोचेगा कि टीचर ने क्या कहा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो ये सोचते नहीं कि हाँ भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि होता क्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक जो टीचर हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, और स्टूडेंट क्या हो गया, एक मेमोरी। यानी कि जब तक इस मेमोरी के लिए हम कहें रैम में, कि जब तक क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें रहेगा तब तक तो इसमें रहेगा, ये वर्क करेगा, अदरवाइज क्या होएगा, इसमें से इरेज हो जाएगा। अब इसके हमारे क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसका, बोलते हैं एक तो क्या बोलते हैं एस रैम, जिसे हम बोलते हैं स्टेटिकल रैम, और सेकंड होता है डायनामिकल रैम। अब इनके देखते हैं। स्टैटिकल रैम क्या होता है, ये फास्ट होता है कंपेयर टू द डायनामिक रैम। तो डायनामिक रैम क्या है हमारा, स्लो। इस वाले डायनामिक रैम के अंदर क्या होता है कि डायनामिक रैम हम देखते हैं तो इसमें जो होता है रिफ्रेश करने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि इट मीन्स अगर इसे बार बार रिफ्रेश करते हैं तो होता क्या है, इसे रिफ्रेश करने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हमारा एस रैम यानी कि स्टेटिकल रैम में हमारा रिफ्रेश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वोल्टाइज, नॉन वोल्टाइज और एस रैम और डी रैम के बारे में आप जान गए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि डाटा इसमें परमानेंटली नहीं होता। तो डाटा परमानेंटली नहीं होता, क्या होगा, परमानेंट नहीं होगा, इट मीन टेम्परेरी रहेगा। जैसे हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास कोई भी लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या फिर कोई सा भी डिवाइस है, तो उसमें अगर हम रैम को इंक्रीज करना चाहते हैं, सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हैं, गेम आपके पास जैसे आता है वॉइस सिटी, सिलेंड्रियाज। अब क्या होता है, बच्चे सीडी लेने जाते हैं, सीडी के बाद देखते क्या है उस पर कि इसकी रैम की पावर कितनी है, तो रैम देखते हैं इसमें कितना है, 4 GB रैम है। अब आपके पास क्या है, रैम आपका है, आपके जो सिस्टम है यानी कि आपके लैपटॉप में है केवल 2 GB है। अब आपको क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, तो रैम को हम क्या करेंगे, रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो रैम में क्या होता है, हम 2 GB का रैम और उसमें इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2+2 = 4 GB रैम हो जाएगा। तो इट मीन इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे इसमें दे रखा है, आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें रैम है और इसके साथ एक रैम और ऐड कर दी, तो ये सपोज करिए 2 GB की थी, ये कितने हो जाएगी, 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, परमानेंट नहीं होता। सेकंड टाइप होता है रोम, इसका मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या होता है, नॉन वोल्टाइज। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी कोई भी चीज़ अगर देगी तो क्या कुछ है, ये परमानेंट टाइप में देगा। आपने देखा होगा इसका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन में होता क्या है, अगर आपने उसमें राउंड लगा दिया तो राउंड लगाने के बाद क्या हुआ, वो अगर यहाँ पे जाके रुकेगी तो यहीं पे रुकेगी, लाइट अगर चली गई तो चलने के बाद फिर क्या होगा, यहीं से आगे स्टार्ट होगी। ठीक है, सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या हो गया। आपने देखा होगा कंपनी एक रिमोट देती है, जो टेलीविजन का रिमोट होता है, रिमोट, उसको हम देखते हैं तो रिमोट में क्या करता है, आप जहाँ पे अगर आपका 2 नंबर फिक्स होगा तो आपको 2 प्रेस करने के बाद भी वो 2 ही आएगा सामने। ये नहीं कि आपने 2 प्रेस किया और 4 आ गया। तो इसे क्या होता है, ये कुछ चीज़ होती है कि कंपनी क्या करती है, परमानेंट देती है। परमानेंट इट मीन्स आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये किस चीज़ में होता है, ये आपका होता है रोम के अंदर। ये कौन सा होता है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई चली भी जाए, यानी कि इलेक्ट्रिकल अगर आपकी सप्लाई चली भी जाए तो उसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मेमोरी के अंदर, इसके अंदर, रैम के अंदर। अब देखते हैं इसके टाइप। यानी कि अगर हम देखें, अगर लाइट चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग मशीन में होता क्या है, वो एक राउंड लेगी, राउंड लेने के बाद फिर घूमेगी। यानी कि अगर लाइट चलेगी तो लाइट जाने के बाद अगर वो इस जगह पे है तो इस जगह से आगे ही स्टार्ट होगी, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ रुकेगी वहीं से उसके आगे बाद स्टार्ट हो जाएगी।
अब इसके टाइप देखते हैं। टाइप में सबसे पहले क्या था, ईपी रोम होता है, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसमें अगर इरेज करना है, अब यहाँ बात करते हैं अगर इसे इरेज करना है तो इरेज करने के लिए क्या होगा, अल्ट्रावाइट लाइट की यूज़ करेंगे, यूवी का यूज़ करते हैं इसे इरेज करने के लिए। उसके बाद होता है, इसका नाम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा हम किसी भी उस चीज़ को इरेज कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी और पी रोम, इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे प्राइमरी टाइप में आ गए हैं सारे। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं, सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीरियल एक्सेस मेमोरी। इसमें मैग्नेटिक टेप, जैसे कि आप देखते हैं सीडी डीवीडी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैग्नेटिक टेप में आती हैं। मैग्नेटिक टेप का मीन्स इट मीन्स कि जैसे आपको सीडी देखते हैं, सीडी भी क्या होता है, कैपेसिटी होती है सीडी की भी। सीडी में क्या रहता है, जैसे हम देखते थे पहले कितना आता था, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 700 MB में रहता था ये। फिर उसके बाद आपका डीवीडी आया, डीवीडी का कितना था, 4 पॉइंट कुछ समथिंग में था, जीबी में आता था ये, 4.5 ऐसी समथिंग था। उसके बाद फिर आपका आया ब्लू-रे डिस्क, तो ब्लू-रे डिस्क का कितना था, 25 GB। ब्लू-रे डिस्क कितना था, 25 GB। ये हमारा सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, सीरियल एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम देखते हैं पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव इसी का ही पार्ट है। हम देखते हैं जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, और हार्ड ड्राइव है, और फ्लॉपी, ये सब चीज़ें क्या है, हमारा सीरियल एक्सेस मेमोरी के पार्ट में आता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसमें, ये होता है हमारा बेटा रोम, ये होता है आपका रैम, और ये होता है रोम। इसमें क्या होता है, ये परमानेंट रहेगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपनी तरफ से सेट करके जो प्रोग्राम देगा वही इसमें सेट रहेगा। अदरवाइज इसमें कोई चीज़ आप कुछ भी वो नहीं कर सकते, कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ इसमें प्रोग्राम को नहीं सेट कर सकते। रैम के अंदर क्या होता है, रैम हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और रैम हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। अब देखो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर एक तरह का चिप होता है, प्रोसीजर एक तरह का चिप होता है। ए प्रोसीजर इज ए चिप दैट परफॉर्म दैट द कैलकुलेट दैट रन एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी बिटवीन टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोई भी हमारा सिस्टम होगा या लैपटॉप है, पीसी है, तो उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो वो एक ब्रिज बनाता है, वो उसका नाम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चिप। ये चिप का क्या है, प्रोसेसर है। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे परफॉर्मेंस होते हैं, यानी कि इसमें देखो क्या लिखा है, द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट आर द टू पार्ट्स ऑफ द प्रोसीजर। इसके टू पार्ट्स होंगे, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। आप देखते हैं सबसे पहले इसमें मेन प्रोसीजर क्या है, इसका फैचिंग कोडिंग करना। आपको जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, और उसके अंदर कीबोर्ड, लैपटॉप, ये सारी बोर्ड होता है, और उसके अंदर माउस होता है, सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को, और जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों का जो ब्रिज, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो आपका अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, वो कौन बनाता है, आपका प्रोसेसर बनाता है। प्रोसेसर में और क्या क्या फंक्शन होंगे आपके, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होगा और कंट्रोल फंक्शन भी होगा। ये पार्ट क्या होगा, एएलयू की अगर हम बात करें तो एएलयू में क्या क्या आता है आपका, आपके कई सारे फंक्शन आ जाते हैं। अर्थमेटिक में कौन कौन से आते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, डिविजनल, ये सारे चीज़ किस में आते हैं आपके, क्या आते हैं आपके एएलयू के अंदर। सीयू क्या है, सीयू हमने जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह करता है, जो एक तरह से कंट्रोल करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसीजर को क्या करेगा, किसी भी फंक्शन को ये एक करेगा, किस चीज़ को, एक तरह से। जैसा आपने देखा हो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, कि एक चौराहे पे खड़ा रहेगा, वो क्या करेगा, सामने वाले पहले इधर वालों को आने देगा, ट्रैफिक को, फिर इधर को रोकेगा, इधर वाले को रोकेगा, फिर इधर वाले को आने देगा। तो इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में जो यूज़ होता है, वो हमारा क्या यूज़ होता है, इसमें क्यू का यूज़ है। अब इसमें देखते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं आप देखते होंगे कि आपके प्रोसीजर आते हैं, तो प्रोसीजर में आपने कई तरह के देखे हैं। जैसे आपका आता है कोर टू ड्यू, ये जो आता है ना ड्यूल कोर, है ना। तो ये क्या, कोर का मतलब क्या है, कोर क्या रिफर करता है, तो देखो ये दिखा है, कोर इज अ रिफर टू द कैपेबिलिटी फॉर द प्रोसीजर देयर आर द सम टाइप ऑफ द विच इज, यानी कि हमारा जो कोर फंक्शन है, हम देखते हैं किसी भी इसमें, तो कोर क्या होता है, कोर भी किसी भी चीज़ को इसकी कैपेबिलिटी, यानी कि इफिशियंसी, इसकी ताकत को बताएगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा।
यानी कि अगर ये कैसी इसकी क्षमता है काम करने की, ठीक है। अब देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं, अब कई सारे बच्चों में देखा होगा कुछ बच्चे थोड़े से हष्ट-पुष्ट होते हैं, कुछ थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो ठीक है, उसमें होता क्या है, अलग-अलग टाइप के अलग-अलग बच्चे होंगे, तो वो क्या करेंगे, हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा सा हष्ट-पुष्ट होगा वो थोड़ा अच्छी तरह से वर्क करेगा, थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा उससे कम वर्क करेगा और सबसे वीक बच्चा सबसे कम काम करेगा। तो वही चीज़ में देखते हैं, इसमें बोलते हैं डुअल कोर। पहले हमने देखा है 2007 और 8 के जो लैपटॉप आते थे उनमें क्या है, डुअल टू कोर प्रोसीजर इसमें आता था, तो डुअल का मतलब होता है 2 से, ठीक है। सेकंड इसमें देखते हैं क्वाड्रेटियर यानी कि चार चार कोर का फंक्शन होता है। हेक्सा में हम देखते हैं ये 6 कोर का फंक्शन होता है और ऑक्टल में होता है ये 8 कोर का। उसके बाद आता है हमारा डे का यानी कि 10। अब ये सिंपल सी बात है, जैसे कि हम कलर उसमें देखते हैं कोडिंग में, तो उसमें ये ऑक्टल माने 8 होता है और डे का मतलब 10 और यहाँ पे हेक्सा मतलब होता है 6, ठीक है। हेक्सा का मतलब उससे नहीं है कि जैसा हमारा हेक्सा कोडिंग था तो उससे नहीं होगा। और नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, और उसकी जो हम प्रोसीजर की हम यूनिट लेते हैं उसे बोलते हैं गीगाबाइट की, जो यूनिट होती है वो बोलते हैं गीगाबाइट। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोसीजर है जो कि एक तरह का है चिप। आजकल तो बाजार में बहुत तरीके के हैं, जैसे i9 i5 ये सारे प्रोसीजर ही हैं, ये देख रहे होंगे आप इसका, ये क्या है हमारे प्रोसीजर है। अगला टॉपिक आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे सपोज करो कि हमने कोई चीज़ हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद हमें किसी चीज़ में कंप्यूटर में अपना टाइप कराना है, तो इनपुट हम किसी चीज़ को डाटा दे रहे हैं। सपोज करो मुझे कोई मैटर टाइप करना है, टाइप करने के लिए क्या होगा, मुझे कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कीबोर्ड में इसमें टाइप करूँगा तो यानी कि इनपुट दे रहा हूँ, कि जो डिवाइस क्या होगा, डिवाइस के अंदर इनपुट देगा उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये देखो लिखा है द इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर इज सर्व टू द मेड टू द बिटवीन टू द यूजर एंड कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस हमारा क्रिएट करेगा उसे क्या बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में हम देखते हैं क्या होता है, जो हमें आउटपुट मिलता है, जैसे हम मॉनिटर पे कोई भी स्क्रीन पे हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, तो देखने के बाद क्या हो, सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, आउटपुट डिवाइस। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसमें, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स देखते हैं जो बच्चे खेलते हैं, हमारे जो गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने के बाद होता है क्या है, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। सामने हमारा इसका सेकंड थिंग आ गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मतलब जो डिस्प्ले हो रहा है, सामने हमें मिल रहा है, तो वो कौन सा है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब इसमें कौन कौन सा होगा, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया एंड प्रिंटर हो गया। मॉनिटर में कैसा है, मॉनिटर में कोई भी हम अगर कोई भी पिक्चर देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं, तो वीडियो सामने रिप्रेजेंट होता है, किस पे देखते हैं, मॉनिटर पे। जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं, ये भी मॉनिटर क्या है, ये भी सामने मॉनिटर, यही क्या सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो डिस्प्ले का मतलब क्या है, मॉनिटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। स्पीकर क्या है, हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, स्पीकर का यूज, वो भी आउटपुट ही दे रहा है हमें, जो वहां से निकल के आ रहा है। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर भी होता है, प्रोजेक्टर एक सामने लगा रहता है, उसके बाद सामने डिस्प्ले होता है दीवारों पे, और दीवारों पे जब डिस्प्ले होता है तो वो क्या होता है, आउटपुट ही तो दे रहा है, डिस्प्ले क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है किसी भी दीवार पे, तो क्या है प्रोजेक्टर। तो प्रिंटर क्या है, अब प्रिंटर में भी यही चीज़ होती है। प्रिंटर में क्या हुआ, हमने कोई भी चीज़, हमने पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव लगाने के बाद हमने कमांड देने के बाद क्या करा, प्रिंट करा, तो प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो जितना भी आउटपुट है वो सामने निकल के आएगा, तो क्या होगा, वो क्या हो गया, एक A4 साइज के पेज पे हमारा प्रिंटर वो प्रिंट आउट निकल के आता, तो किसके थ्रू है, प्रिंटर के थ्रू। तो प्रिंटर क्या हो गया, यहाँ से आपने कोई भी पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव लगाने के बाद हमने इस पे डाला और इस पे कमांड दी, कमांड देने के बाद क्या हुआ, A4 साइज के पेपर पे हमारा प्रिंट आउट निकल गया, ठीक है। A4 साइज पे हमारा क्या हो गया, आउटपुट निकल गया, यानी कि हमारा किस पे आ गया, A4 साइज के अंदर हमारा रिप्रेजेंट हुआ, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक स्टोरेज, जैसे कि मेमोरी मैंने आपको बताया था, any device that can be capable to hold an information every is power of is non volatile, यानी कि हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, यूएसबी, जैसे कि हम पहले वाले टॉपिक में हम डिस्कशन करने हैं, स्टोरेज डिवाइस सब वही होते हैं जो हम कोई से, फ्लॉपी डिस्क हो गया, है ना, ये देखिए आप डायग्राम, ये स्टोरेज डिवाइस का ही है। हार्ड डिस्क डिवाइस हो गया, हार्ड डिस्क क्या होता है, हम किसी कंप्यूटर के अंदर अपनी हार्ड डिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी उसमें हमारा सपोज करो कि जैसे किसी के पास 2008 का कोई लैपटॉप हो और उसका जो हार्ड डिस्क है, सपोज करो उसकी हार्ड डिस्क केवल 100 GB हो, 100 GB हो, और उसे हमें इंक्रीज़ करना है, सपोज करो 1 TB करना है, तो क्या होगा, हार्ड डिस्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस को लगा के इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपसे, रैम जैसे इंक्रीज़ हो सकता है, वैसे हार्ड डिस्क भी हम कंप्यूटर की इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे कि देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, ये देखिए,
ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड द इंटरफेस बिटवीन टू द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर विच कैन बी परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लिंक एंड द मैनेजिंग टू द मेमोरी एंड मैनेजिंग। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। यूजर कौन हो गया, यूजर हम हैं, हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं। अब सपोज करो होता क्या है कि मुझे कोई भी पीडीएफ बनानी है, या सपोज करो मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन मुझे किस पे बनानी है, पीपीटी बनानी है मुझे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं किसी भी अपने कंप्यूटर के पास जाऊंगा। कंप्यूटर जाने के, अब कंप्यूटर का पार्ट क्या है, ये एक हार्डवेयर है, यानी कि स्ट्रक्चर। हार्डवेयर में क्या है, उसका मदरबोर्ड है, ये सब चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मुझे दो तरह के सॉफ्टवेयर के यूज़ पड़ेगा। सबसे पहले मैं जिसे मैंने आपसे बताया था, जैसे आगे पीछे डिस्कस कर चुका हूँ मैं, सॉफ्टवेयर का टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ये, अब सपोज करो मुझे, जब मैंने आपसे कहा कि मुझे पीपीटी बनानी है, किस पे बनानी है, मुझे अपने कंप्यूटर पे पीपीटी बनानी है, तो मुझे क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर पे गया, फिर उसके बाद मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा विंडो है, ठीक है। विंडो हो गया, विंडो के विदाउट विंडो आप चला सकते हो, ये पॉसिबल तो नहीं है खैर कि हाँ भाई विदाउट उसके आप पॉसिबल है कि आप कोई भी अपना सिस्टम या फिर कोई भी वो लैपटॉप या पीसी आप चला सकें, तो इसके बिना आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना पॉसिबल नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट मीन्स मुझे चाहिए एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है। क्या चाहिए, एमएस पावर पॉइंट, यानी कि ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तभी तो मैं किसी पीपीटी को बना पाऊंगा। और ये वाली जब हो जाएगा तो ये इसके बाद जाएगा कहाँ, ये सब चीज किसके पास जाएगी, यूजर, यानी कि चाहिए किसे था, मुझे चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का ब्रिज है बिटवीन टू द हार्डवेयर एंड यूजर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इसमें कर दिया। अब इसमें टाइप्स आते हैं। टाइप इसमें क्या है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट उसमें आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द असेंबलर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर के अंदर हम देखते हैं असेंबलर होता क्या है। सबसे पहले हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को जानते हैं कि लैंग्वेज कितनी तरह की होती है। बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, थ्री टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट नंबर पे है लो लेवल लैंग्वेज। दूसरे पे क्या है बेटा, इस पे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और थर्ड वन इज, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे हम बोलते हैं क्या, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। मशीन लैंग्वेज बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें होता क्या है। इसे बोलते हैं असेंबलिंग लैंग्वेज। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में होता क्या है, हमारा केवल जीरो और वन की फॉर्म को ही समझता है, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसे बोलते हैं केवल जीरो वन की फॉर्म को समझता, इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और उसके बाद आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में होता क्या है कि जैसे आप देखते हो हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हम बात करें सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में क्या है आपका, इसमें अल्फ़ाबेटिक भी यूज़ होता है। अल्फ़ाबेटिक यानी कि हम क्या, जैसे बात करते हैं कमांड, है ना, STDIO, स्टीडियो। और इसमें हमारे स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ होगा, .H, इस तरह से कुछ यूज़ होता है। तो इसमें क्या यूज़ होगा, सबसे पहले तो ये हमारे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, आपका अल्फ़ाबेटिक भी यूज़ होगा और इसमें कैरेक्टर भी यूज़ होगा। सेकंड इसमें असेंबलिंग लैंग्वेज। असेंबलिंग लैंग्वेज होता क्या था, पहले जब बहुत पहले जब कंप्यूटर आए थे स्टार्टिंग में, तो मशीन लैंग्वेज को समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। सपोज करो मुझे किसी का नाम लिखना है, मुझे किसी का नाम लिखना है, तो नाम लिखने के एक नाम ले लेते हैं, जैसे राम लेते हैं। तो राम अगर नाम लिखना है, तो राम नाम लिखने के लिए मेरे को कम से कम इस तरह का वो करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का एक कोड देना पड़ता था। अब हुआ क्या, इस चीज़ को हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक असेंबलिंग लैंग्वेज का यूज़ किया। असेंबलिंग लैंग्वेज क्या हुआ हमारा, एक अगर हम करें तो अल्फ़ाबेटिक इसका यूज़ हो सकता है। अल्फ़ाबेटिक मतलब अल्फ़ाबेटिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमने एक कोड दे दिया कोई भी, अल्फ़ाबेटिक R
RAM दिया, तो ये एक अल्फ़ाबेटिक कोड हमारा किससे हो गया, असेंबलर के थ्रू। अब समझते हैं इसका फंक्शन होता क्या है। हमारा जो असेंबलिंग का जो असेंबलर का जो काम होता है वो क्या करता है, सोर्स कोड असेंबलिंग लैंग्वेज इस क्या करता है, असेंबलिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इट मीन्स यहाँ से हमने कोई भी अल्फ़ाबेटिक कोई भी डिजिट दिया, यहाँ से हमने कोई भी सोर्स कोड दिया और सोर्स कोड देने के बाद क्या हुआ, हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, असेंबलिंग में, तो ये हमें 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो इट मीन्स दिस इज द फंक्शन ऑफ द असेंबलर, यानी कि फंक्शन वही है। इसमें क्या हो गया कि एक लैंग्वेज को ये क्या है, एक तरह से ट्रांसलेटर का वर्क कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरह से ट्रांसलेटर का वर्क कर रहा है असेंबलर। नेक्स्ट उसके बाद आता है, हम देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब क्या है, कंपाइलर भी क्या काम करता है, वही काम करता है सेम। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था आपको हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, ये सब चीज़ क्या हाई लेवल पाइथन। तो ये सब क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, इसको सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल को किस में कंपाइल करता है, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है, यानी कि कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ हमारा, इसमें कंपाइलर का यूज़ क्या करता है, कंपाइल करना। ये भी एक ट्रांसलेटर का यूज़ करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, C++, सी शार्प। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है कंपाइलर में, देखिए देखिए लिखता है इसमें, द कंपाइलर इज स्कैन द एंटायर प्रोग्रामिंग एट वन एंड कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज एट द सेम टाइम। यानी कि ये क्या करेगा, सारे कोड को एक साथ लेगा और कोड को लेने के बाद क्या करेगा, एक साथ उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद क्या करेगा, उसे सेम टाइम पे क्या कर देगा, उस चीज़ को कन्वर्ट कर देगा। तो इट मीन्स ये क्या करेगा, इसमें कोई मतलब ये क्या करेगा, एक साथ ही सब चीज़ को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि कन्वर्ट तो करेगा लेकिन क्या करेगा, एक साथ करेगा। तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया कंपाइलर का। इसमें क्या होगा, आप जैसे सी को करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में क्या है, जब आप किसी भी प्रोग्राम को कराने के बाद उसे रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, सारे पहले कोड को क्या करेगा, एक साथ स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। देन आपको क्या होगा, आपको क्या होगा, मशीन लैंग्वेज में आप कंप्यूटर उस चीज़ को समझेगा और तब आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो ये किसका फंक्शन है, कंपाइलर का। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी सेम वर्क वही है, बस इसमें डिफरेंस एक है, ये भी क्या करता है, हाई लेवल को काय में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। वो करना हमारी मजबूरी है क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हम देखते हैं कि कोई भी हमने सी में कोई इसमें कोई कोड लिखा, पाइथन में कोई कोड लिखा, लिखने के बाद क्या करता है, प्रिंट करते हैं। अब उसे पता थोड़ी है कि इसमें प्रिंट का मतलब क्या है। अब आपने यहाँ लगा दिया प्रिंट माई माई नेम। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो ये समझेगा कैसे, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन ये समझेगा कैसे, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसे 0 1 की फॉर्म में से कन्वर्ट कर देगा जैसे कंपाइलर में कर रहा था। लेकिन इसमें डिफरेंट ये है, देखो क्या लिखा, इट कैन सॉरी, इट कैन बी स्कैन लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड एग्जीक्यूट। यानी कि क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, पहले इस वाली लाइन को चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, देन इसके बाद क्या होगा, हमारा आउटपुट देगा और फिर उसे क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा। यानी कि वहाँ क्या हो रहा था, उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है, कंपाइलर क्या कर रहा था, एक साथ कोड को स्कैन करके एक साथ ही सेम टाइम पर रन करा था। लेकिन इसमें इंटरप्रेटर में क्या है, ये क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद तब आपका आउटपुट देगा। इसका एग्जांपल क्या है, आपका पाइथन हो गया, मैटलैब हो गया, ईसी के बच्चे होंगे तो ईसी के बच्चे आगे जाके सीखेंगे मैटलैब को। और ये पाइथन है, पाइथन भी इस तरह का, ये पार्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हम देखते हैं एक तरह से इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट लिंकर एंड लोडर। अब लिंकर देखते हैं होता क्या, लिंकर का मतलब होता है किसी चीज को लिंक करना किसी के साथ। ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे कोई भी सी में हम प्रोग्राम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए पढ़िए क्या लिखा है इसमें, ए लिंकर इज द प्रोग्रामिंग ज्वाइंट द ऑब्जेक्ट फाइल प्रोटेक्ट बाय द असेंबलिंग एंड कंपाइलिंग अदर ब्लॉक ऑफ कोड्स। अब देखो इसमें क्या होता है, studio.h लगाते हैं, जैसे हम कोई भी सी का प्रोग्राम करेंगे तो उसमें क्या होता है, हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल हम देखते हैं सी में करते हैं क्या, studio.h। और studio.h क्या है, तो ये हेडर फाइल में आता है हमारा, हैज से स्टार्ट होता है, हैज इंक्लूड studio.h। अब ये क्या होगा, ये वाला किससे कनेक्ट होगा, अब लास्ट में जो हम किस बीच में फंक्शन लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, सपोज करो 2 नंबर को हमें क्या कराना है, ऐड कराना है, तो उसमें क्या होगा, हम प्रिंट देंगे। तो ये क्या होगा, ये इस चीज को लिंक्ड करेगा, यानी कि ये हेडर फाइल को इससे लिंक करेगा।
तो इसे ही क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। सेकंड में इसमें देखते हैं लोडर। लोडर का जो मेन वर्क होता है, क्या करता है, किसी भी मेमोरी को क्या कराना है, मेमोरी को ये दे रखा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लोडर इज द लोड द एग्जीक्यूट फाइल एंड इनटू द मेन मेमोरी। उसको क्या करेगा, लोड करेगा, किसी भी प्रोग्राम को लोड करने के बाद क्या करेगा, उस चीज को लिंक्ड करेगा, मतलब सॉरी उस चीज को करेगा मेमोरी में लोकेटेड करेगा, यानी कि मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसका वर्क है, लोडर का। तो लोडर और लिंकर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंट ऑफ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है, एल्गोरिदम हम देखते हैं, जैसे मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, एल्गोरिदम क्या होता है, किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने को हम एल्गोरिदम कहते हैं। बेसिकली देख लेते हैं होता क्या है। एल्गोरिदम वाज द डेवलप फॉर बाय द अरबियन मैथमेटिकल्स, यानी कि अरब के द्वारा ये डेवलप किया गया था। और इसका जो यूज़ होता है, हम किसी भी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम डिस्कस करें तो उसे बोलते हैं एल्गोरिदम। सपोज करो कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है ऐड करने के लिए, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम ऐड करें, तो उसके लिए क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसीजर। तो स्टेप कैसे होते हैं, ये देखिएगा इसमें क्या होता है। सबसे पहले स्टेप 1 हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कि दो नंबर को ऐड कैसे करेंगे। अब हमें पता है a प्लस बी, अगर हम करेंगे तो ये ऐड करना इसको बोलते हैं। स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़। हम देखते हैं कोई भी पीसी रहता है, लैपटॉप रहता है, उसे स्टार्ट ही किया जाता है, तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। अब हमें पता है कि हमें दो नंबर असाइन करने हैं। असाइन क्या है, मतलब ए लेंगे और बी लेंगे, क्योंकि नंबर दो चीज़ों का ही होगा हमारा ऐड, तो उसमें क्या लेंगे, दो नंबर ए और बी। अब उस ए और बी को अगर हम लेंगे, और इसके लिए हमें एक चाहिए कि हमें एक 3 वेरिएबल यानी कि सी भी चाहिए, कि जिसमें हम इसका रिजल्ट रिप्रेजेंट कर सकें। तो होता क्या है, सी के अंदर क्या होगा, सी के अंदर क्या होगा, ए प्लस बी का जो ऐड होगा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जब स्टार्ट देखते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, 2 नंबर लेंगे। तो 2 नंबर हमने जैसे हमने बताया कि ए और बी लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सी नंबर लेंगे, तीसरा वेरिएबल, यानी कि हमने इसमें 3 वेरिएबल लिए। सी इज इक्वल टू क्या लेगा, ए प्लस बी, यानी कि जो इसमें ऐड होगा। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और राइट इसमें जो इसमें कोड होगा सी वाला वो करेंगे, और उसके बाद स्टॉप, यानी कि स्टार्टिंग से चलेंगे। सबसे पहले ए लेंगे, ए के बाद फिर क्या लेंगे, बी, और बी में क्या होगा, सी को, इस नंबर को ऐड कर देंगे, यानी कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चल रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें 2 वेरिएबल लिए, यानी कि ए और बी, और तीसरे वेरिएबल में क्या किया, हमने ऐड किया। तो ये हमारी एल्गो ही बता रही है कि हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, यानी कि सबसे पहले ए लिया, ए के बाद बी लिया, और बी को, ए और बी का जो टोटल हुआ वो किस में हमने ऐड किया, सी के अंदर ऐड किया। तो इस चीज़ में हमें स्टडी हुआ कि हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, यानी कि ए लिया, बी लिया, फिर उसके बाद सी लिया, यानी कि तीनों वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। ये तो हुआ एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। अब इसके अंदर एक चीज़ और आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम एल्गोरिदम के द्वारा हम सही से नहीं समझ सकते, तो वहाँ हमें क्या यूज़ करेंगे, वहाँ हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो चीज़ हमें ऐसे समझ में नहीं आता वो हमें ग्राफ के थ्रू बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ से कोई भी चीज़, अगर हम किसी चीज़ को याद करें, याद करने के बाद वो चीज़ हमें समझ में ना आए, लेकिन हम उसी चीज़ का अगर डायग्राम देख लें, तो उसमें क्या होगा, डायग्राम से क्या होगा, हमें जल्दी से उस चीज़ को समझ में आ सकता है। तो यहाँ हमारा वो हेल्प करेगा क्या, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है, ए फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम ऑफ पोर्शन ऑफ एल्गो, यानी कि क्या होगा, किसी भी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में होता क्या है, अब इसमें इसका टाइप देखते हैं क्या होता है। इसमें जो सिंबल होंगे कुछ, जैसे इसमें देखा रेक्टेंगल, डोमेन, और इसमें हो गया ओवर, स्मॉल सर्किल। अब इन चीज़ों का हम यूज़ देखते हैं, होता क्या क्या है इसमें सब में, स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसमें ओवर से स्टार्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले टर्मिनेट। कोई भी चीज़ अगर हमारी स्टार्टिंग हो तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी, यानी कि वो चीज़ स्टार्ट होगा, स्टार्ट भी होगा, और कोई चीज़ एंड भी होगा। स्टार्ट भी, अगर किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करो कि मैं आपसे कहूँ कि कोई भी प्रोग्राम है वो बनाना है, उस प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ऐड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अब स्टार्टिंग करने के लिए क्या होता है, इसमें एक इस तरह का सर्किल हम इसके इलिप्टिकल इसमें लेंगे शेप में, इसे स्टार्ट और स्टॉप के लिए लेंगे, यानी कि शुरुआत करने के लिए और एंड करने के लिए, यानी कि
जो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट भी हम इसी से करेंगे, इस डोमेन से, और एंड भी इसी से ही करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, इस वाले के अंदर इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग होता है। यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का मतलब, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि दो नंबर ऐड कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, है ना, और उसमें सी के अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सी को उसमें रिजल्ट में दिखा रहे हैं, ए प्लस बी को दिखा रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग किसके अंदर होगी, हमारे इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर क्या होगी, सी का अगर हमें ऐड करेंगे, यानी कि अगर हमने कोई वैल्यू ए बराबर 1 दी, हमने सेट करके कोई वैल्यू ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 दिया, और ये वाला रिजल्ट हमें क्या है, हमें दिखाना है। तो ये कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट किस में मिलेगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो आउटपुट किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये ये दिखा रहा है इस चीज को, ये दिखा रहा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को। नेक्स्ट इसके बाद आता है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में क्या होगा, इनका जो प्रोसीजर होगा, इनपुट जो डाला गया, माफ करेगा, ये जो था इनपुट था, इनपुट इसमें डालना है और ये इनपुट है हमारा, ये इसका आउटपुट दे रहा है। अब क्या होता है, नेक्स्ट चीज होती है इसमें प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर प्रोसीजर क्या चल रहा है, यानी कि कोई भी चीज अगर पीछे बैकग्राउंड में चल रही है तो प्रोसीजर क्या हो रहा है। सपोज करो कि हमने फेसबुक पे कोई आईडी बनाई, फेसबुक पे आईडी बनाने के बाद हमने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के वो पहले यूजर नेम डाला, फिर पासवर्ड डाला, और उसके बाद हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या हुआ, अंदर जो प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग करने के बाद ही तो हमारा कोई चीज लॉगिन होगा। तो वही प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें होता है, हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल शेप के अंदर कोई चीज प्रोसीजर कर रहे हैं। यानी कि प्रोसीजर करने के बाद, यानी मैंने जब आपसे बताया था, इसमें 1 इनपुट दिया और एक इनपुट हमने बी दिया, और सी इज इक्वल टू 3 कब दिखाएगा, सी जब भी तो दिखाएगा जब इसमें प्रोसेसिंग होगा। तो ये हमारा प्रोसेसिंग करके इसने क्या दिखाएगा, ये 3 दिखाएगा। तो ये किस चीज, रेक्टेंगल शेप हमारा इसमें इंडिकेट कर रहा है प्रोसीजर को, कि हम प्रोसेसिंग क्या चल रहा है। तो ये क्या होगा, अब यहाँ इसके अंदर क्या दिखा देगा, सी इज इक्वल टू 3 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि हम इसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है डायमंड। इसमें क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा कुछ। अब आगे चल के हम देखते हैं कि जो हमारे लूप चलेंगे, और उस लूप में क्या होगा, फॉर लूप भी आएगा, व्हाइल लूप भी आएगा। तो डिसीजन का मतलब होता है इसमें कोई चीज यस एंड नो से, अगर यस होगा इसमें करेंगे, दो कंडीशन बनेगी, यस और नेक्स्ट इज नो। इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है, चेक करता है कि कंडीशन सही भी है या नहीं भी है। अगर कंडीशन सही होगी तो आगे वर्क करेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो घूम के वापस चला जाएगा। जब हम आपको लूप वाली चीज पढ़ाएंगे तो लूप में हम आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह से प्रोसेसिंग होता है। लूप में भी सेम कंडीशन यही होगा, अगर प्रोसेसिंग अगर सही होगा तो यस होगा तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, दोबारा से प्रोग्राम घूम के वहीं चला जाएगा। तो ये किस लिए होगा, डोमेन, यानी कि डिसीजन करने के लिए कि हाँ भाई ये प्रोसेसिंग ठीक भी है या नहीं है। सपोज जैसे कि मैं इसमें कोई डाल रहा हूँ, कोई सपोज करो कि हमारी कोई कमांड डाली हमने, कमांड डालने के बाद क्या हुआ कि हमारी कोई कमांड उसमें एरर हो जाती है, क्या वो कंपाइल कर रन कर पाएगा, नहीं रन कर पाएगा। उसका रीजन क्या है, रन ना कर पाने का मतलब क्या है कि वो दिखा देगा ऊपर, उसको क्या करेगा, एक बार प्रोग्राम को फिर से कॉल करके बताएगा ये प्रोग्राम रॉन्ग है, इसे क्या करो, इसको सही करो। जब जाके अगली प्रोसेसिंग आप नेक्स्ट सही करोगे, अगर उसमें हो गया यस तो पास हो जाएगा और आपका प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दिखा देगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट उसमें आता है इसका सर्किल। सर्किल में क्या होता है, कनेक्टर इसमें होता है यूजिंग फॉर द कनेक्शन फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। ये डिफरेंट टाइप को वे को इसमें फ्लो करके दिखाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है एरो। एरो का जो यूज होता है किस लिए होता है, एरो करेगा किसी चीज को इंडिकेशन, यानी कि अगर ये कनेक्शन देगा, अब सपोज करो कि हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग के बाद क्या होगा, कोई चीज को इंडिकेशन कर रहा है। स्टार्टिंग के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये दिखा रहा है कि हाँ भाई प्रोसेसिंग किस तरह से चल रहा है, आउटपुट इनपुट को दिखाएगा। तो सपोज करो ये इसके बाद दिखाएगा क्या कि हमने इनपुट क्या डाला, आउटपुट क्या डाला। तो ये सब चीजों के क्या होगा, जैसे हम पहले देख चुके हैं, ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसमें दिखा रहा है आपको इनपुट और आउटपुट किस तरह से, उसके बाद प्रोसेसर। तो ये क्या है, इंडिकेशन कर रहा है, क्या कर रहा है इसको, इनपुट के बाद क्या हुआ, इनपुट आउटपुट के बाद क्या हुआ, प्रोसेसर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को टच करके दिखा रहा है, ज्वाइंट कर रहा है कि कहाँ कहाँ से है।
फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर हम इसी बीच में डिसीजन लेंगे तो डिसीजन में क्या होगा, यस एंड नो का जो दिखाएगा वो आगे दिखाएगा। तो एरो का मीन्स क्या है, एक दूसरे को एक साथ कनेक्ट करना। तो वो क्या चीज कहलाएगी हमारी, इसमें एरो के थ्रू कहलाएगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट इसमें चलते, सीडीयू कोड। सीडीयू कोड क्या होता है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे देखा कि सीडीयू कोड में क्या होगा, एक सिंपल देखे ये लिखा है, सीडीयू कोड इज द इनपुट फॉर द वे ऑफ प्रोग्रामिंग एंड। नेक्स्ट इसमें चलते हैं यहाँ पे, ये एक तरह से हम देखा जाए, अगर सिंपल वे में लिया जाए तो हम यहाँ ये समझेंगे कि एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी कोड होगा तो उसे क्या बोलते हैं, सीडीयू कोड बोलते हैं। सीडीयू कोड में क्या हुआ, अब सपोज करो कि मुझे तीन उस चीज का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए एवरेज मैथमेटिक्स में कैसे निकलता है। एवरेज के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लेंगे हम, कोई भी होगा तो इसमें क्या होगा, हम तीन उसका कैलकुलेट करेंगे, एवरेज किस तरह से निकलेगा। तो सिंपल प्रोसीजर, जैसे हम मैथमेटिक्स में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ होता है। तो अगर हम तीन उसका निकालना है तो हमें सबसे पहले तीन नंबर चाहिए, ए बी सी चाहिए, ठीक है। तो तीन उसमें क्या होगा, सपोज करो ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 और सी इज इक्वल्स टू 3 है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि जितना आपका ए प्लस बी प्लस सी है अपॉन 3, अब इसी चीज को क्या है हम कोड के थ्रू लिखना चाह रहे हैं। तो कोड के थ्रू लिखने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे। वो किस चीज में करेंगे, सीडीयू कोड में कर देंगे। सीडीयू कोड में क्या होगा, जैसे हम सिंपल लिखते हैं तो स्टार्टिंग यहां से लेंगे, स्टार्टिंग के बाद हम तीन वेरिएबल लेंगे, इनपुट 3 नंबर्स, तीन नंबर को इनपुट में देंगे, तो हमने तीन नंबर ये दे दिए ए बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ द 3 नंबर, तीन नंबरों का जो सम होगा उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल जो प्रोसीजर होता है, मैथमेटिकल प्रोसीजर के अंदर ये होता है। नेक्स्ट उसमें आता है, जब उसके बाद जब हम करेंगे तो क्या होगा, एंड टाइम पे क्या होगा, इसको डिस्प्ले कर देंगे। तो सिंपल आप देख रहे हैं जिस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के कोड के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोडिंग नहीं करी, केवल एक इंग्लिश में हमने केवल इसको लिखा है। तो इसे क्या बोलते हैं, सीडीयू कोड बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सोर्स कोड। अब सोर्स कोड की अगर बात आ जाए तो सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले डिस्कशन करा था, हमारी जो लैंग्वेज होती है बेसिकली हायर लेवल लैंग्वेज, असेंबलिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये होती हैं। तो उस लैंग्वेज को हम देखते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड इज द रिफर टू द हाई लेवल कोड एंड और असेंबलिंग कोड व्हाइल द जनरेटेड बाय द ह्यूमन प्रोग्राम, यानी कि जो हमारे द्वारा लिखा गया। हाई लेवल लैंग्वेज में होता क्या है कि हम जैसे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने के बाद क्या कोड में जैसे हम लेंगे, सपोज करो कि हमने ये वाला कोड लिखा है, ये क्या है हमारा, ये सिंपल क्या है, इंग्लिश में लिखा गया है और कुछ इसमें सिंटैक्स लगाए गए हैं, स्पेशल कैरेक्टर लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये एक तरह से क्या है, इसे बोलते हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कोड क्या है, या असेंबलिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस चीज में होगा। तो ये सोर्स कोड कहलाएगा। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड को ये कन्वर्ट करेगा। सोर्स कोड हमारा क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज, इसको क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। अब क्या होगा, कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, किसी भी चीज को कंप्यूटर किसकी लैंग्वेज को समझता है, केवल 0 और 1 लैंग्वेज को। अब इस 0 1 को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी नंबर बोलते हैं। अब कोई भी कोडिंग क्या होगा, इसे कन्वर्ट करेगा किसमें, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली होता क्या, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, मशीन लैंग्वेज ही होता है। यानी कि अगर हमने लिखा है तो कंप्यूटर में किस तरह से दिखाई देगा, 0 0 1 1 1 इसके फॉर्म में ये क्या पड़ेगा, हमारा कंप्यूटर इस चीज को पढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कोड। 0 1 का अगर फॉर्म होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड। हायर लेवल कौन सा, हायर लेवल हमारा ये रहेगा। सपोज करो कि मुझे हेलो प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराने के लिए क्या करा मैंने, सबसे पहले इंक्लूड studio.h लिखा, ये हेडर फाइल है, फिर मेन फाइल। अब प्रिंट एफ क्या होता है, इसमें आउटपुट देगा, कैसे, हेलो स्टूडेंट। तो वो क्या चीज दिखा रहा है इस चीज को, यानी कि सोर्स कोड क्या कौन सा हो गया, सोर्स कोड इसे बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट कोड किस होगा, ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे इसको, जिसे कंप्यूटर अपनी भाषा में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। तो ये सोर्स कोड हमारा ये वाला होगा, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। हम फॉलो करते हैं, ये इसमें कुछ सेक्शन होते हैं, सेक्शन को हम ब्रीफली नेक्स्ट स्लाइड्स में। सबसे पहले इसमें आता है, फर्स्ट पार्ट क्या आता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन। सबसे पहले इसमें आता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन के बाद लिंक एंड प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन, फिर उसके बाद ग्लोबल और फिर मेन, और उसके बाद यूज फॉर डेफिनेशन। अब इनका वन बाय वन हम इसको देख कैसे करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं
तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा पीसीबी प्रोग्रामिंग का, यानी प्रोग्रामिंग में चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन जो होता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या होगा, ये एडिशन होता है, पार्ट है। उसके बाद हम चलते हैं आगे लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन हमारा क्या है, एसेंशियल यानी कि कंपलसरी पार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन के सेक्शन ऑप्शनल पार्ट है, वो हम जब देखेंगे तो वन बाय वन हम सीख करेंगे। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये हमारा ये भी ऑप्शनल पार्ट होता है। उसके बाद मेन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट किसी यानी कि कंपलसरी पार्ट होता है। नेक्स्ट उस पर आता है सब प्रोग्रामिंग सेक्शन, ये भी हमारा ऑप्शनल होता है। अब आगे हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेक्शन में आता है। इस सेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि ये क्या होता है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग द ओवरव्यू ऑफ एनी प्रोग्राम, यानी कि ओवरव्यू किसी के बारे में बता, भी एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। अब उस एरिया प्रोग्राम फाइंड करने के लिए क्या होगा, हम सब प्रोग्राम का नेम देखेंगे। तो जब हम का नेम पता होगा जब ही हम बारे में हमें ये थोड़ी पता है कि प्रोग्राम कौन सा क्या चल रहा है। अब हमें पता होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है दोनों पर ऐड करने के लिए है, पर ऐड करने के लिए हम उस, तो फिर क्या होता है इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा ये नेम, अगर हमें कोई भी इसमें कमेंट करेंगे तो कमेंट करने के लिए हम इसमें स्लैश का यूज़ करते हैं। अगर डबल स्लैश है तो डबल स्लैश का मतलब मीन्स हम सिंगल कमेंट कर रहे हैं, सिंगल कमेंट लाइन कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ द प्रोग्राम यानी कि एक सिंगल कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अगर हमें क्या करना हो, मल्टी लाइन को अगर हमें क्या करना हो, कमेंट करना है, तो उसके लिए क्या है, स्टार्टिंग जो होगी हमारी किससे होगी, स्लैश और स्टार के साथ। इस तरह से स्लैश और स्टार के साथ। और जब इसका हम टर्मिनेट करेंगे, यानी कि जब हम इसे एंड करेंगे, मल्टी लाइन का मतलब तो हो गया एक फंक्शन है, एक फंक्शन के बाद जो हम अगला जो डिस्कशन करेंगे वो क्या करते हैं, मल्टी लाइन क्या होगा हमारा, जो इसको क्लोज करेंगे वो इस तरह से करेंगे। इस तरह से इसको क्या करने, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से इसका एंड हुआ, यहाँ स्टार्ट और यहाँ इसका एंड। ये क्या होता है हमारा मल्टी लाइन कमिटमेंट। अब इस सेक्शन के अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर, तो क्या होता है प्रोग्राम का नाम। जैसे प्रोग्राम नेम में क्या हो गया, हम कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पे करना चाहते हैं, दो नंबर को ऐड करने के लिए कर रहे हैं, फिर एरिया फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, या स्टूडेंट का नेम डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं, या फिर एरे का प्रोग्राम है तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेगा नेम, उसको सबसे पहले क्या करेगा, फाइंड द सम नंबर ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबरों को अगर हम सम करने के लिए दिखा रहे हैं तो उसका प्रोग्राम का नेम हो गया। ऑथर नेम हो गया, जैसे ऑथर नेम क्या हो गया, हमारा जो क्लास है सक्सेस क्लास टेक्निकल एजुकेशन, हमारी कोचिंग का नेम, तो उसमें क्या है, ये ऑथर कौन हो गया, किसके द्वारा हो रहा है, इसके द्वारा, यानी कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसके लिए हो रहा है। कब डेट हो रहा है, डेट हमने डाल रखी है, डेट इसका डेट ही हो सकता है कुछ भी, और डेट के साथ साथ हम इसमें टाइम ले रहे हैं तो टाइम क्या है, ये सब चीज़ें किस में आती है, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले यानी कि स्टार्टिंग क्या है, किसी भी का नेम अगर कुछ करेंगे तो ये क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए होता है। ये स्लाइड में हम देखते हैं, जो पहले हमने स्लाइड बनाई थी इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये होता है, ये डॉक्यूमेंट्स में क्या सजेशन पार्ट है, इसका मतलब क्या है, सजेस्ट, तो किसी चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिंक सेक्शन। अब लिंक सेक्शन को देखते हैं हम। लिंक सेक्शन में क्या होता है, दिस इज द प्री प्रोसीजर सेक्शन टू कंटेन द ऑल द हेडर फाइल्स एंड यूजिंग टू द प्रोग्राम। हेडर फाइल क्या होता है, मैंने बताया था कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, हेडर पार्ट यानी कि वाला, और एक होता है निचला पार्ट, फुटर पार्ट, यानी कि हेडर पार्ट यानी कि टॉप वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है, हेडर में कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग, ये क्या है हमारा कंपलसरी पार्ट है, हेडर में कोई भी चीज़ से स्टार्ट करते हैं तो उसमें हेडर फाइल के लिए क्या होते हैं, सबसे पहले जो लेते हैं इसको बोलते हैं हेडर पार्ट, यानी कि हेडर। इसमें क्या होगा, लिंक सेक्शन, द हेडर द इंक्लूड इज इंक्लूडिंग द हेडर फाइल विद द h.h, यानी ये क्या करेगा, किसी भी प्रोग्राम को लिंक करेगा किसी साथ, मेन फंक्शन के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं हेडर फाइल क्या होता है, ये किसी चीज़ को हेडर कंटेन करेगा। अब सपोज करो हेडर टाइप में क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे हमें सिंपल प्रोग्रामिंग का इनपुट आउटपुट लेना है, तो इनपुट आउटपुट अगर हमें फंक्शन दिखाना है तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, इनपुट आउटपुट के लिए स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, एक्सटेंशन फाइल होती है। एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, हमने देखा होगा, जैसे हम पीडीएफ कोई भी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसके लिए डॉट पीडीएफ आता है, ठीक है। या फिर एक सपोज करो, जैसे हम HTML प्रोग्रामिंग करते हैं, तो HTML प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि उसमें उसकी जो एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, HTML
HTML के बाद ही तो हम सेव कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि इसका करना, तो इसमें क्या होता है h.h को यूज़ करेंगे इसमें। सेकंड बात, अगर हमें सपोज करो कोई मैथमेटिक फंक्शन लेना है, मैथमेटिक फंक्शन के लिए यहाँ क्या लेंगे math.h। ये जैसे दिखा रखा है यहाँ पे मैथमेटिक फंक्शन कोई भी होगा, मैथ फंक्शन जैसे कि हमें साइंस सीरीज लेनी है, कॉस सीरीज बनानी, कोई भी चीज़ करना है का फंक्शन है तो उसमें कौन से लेंगे हम math.h का यूज़ करेंगे। सेकंड थिंग, अगर इसमें हम अगर थर्ड पार्ट पे आते हैं तो इसमें क्या आता है टाइम। अगर कोई फंक्शन हमारा टाइम, डेट ऑफ बर्थ, यानी सपोज करो कि मैं कहूँ आपसे कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर क्या करना है, डेट कैलकुलेट करनी है। आप देखते हो कोई भी फॉर्म हम भरते हैं, भरने के बाद क्या होता है वो कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली डेट को आपको कर देंगे। सबसे पहले आपसे फॉर्म में करेगा DOB पूछता है, DOB डेट ऑफ बर्थ, तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो कैलकुलेट करके खुद बता देगा 25 ईयर है आपकी जो भी है। तो उसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो time.h का यूज़ करें। तो ये फंक्शन होता है हमारे किसमें, लिंक फंक्शन के। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहले होता है इसे डिफाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे डिफाइंड करने के लिए हैज़ इंक्लूड का यूज़ करेंगे। कोई भी अगर फंक्शन होगा, अगर इसमें फंक्शन लेंगे तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग जो लेंगे हम हैज़ इंक्लूड से लेंगे और उसके बाद studio.h जो भी होगा, मैथमेटिक्स फंक्शन होगा तो मैथ.h होगा या फिर time.h होगा। तो ये फंक्शन किस में यूज़ होगा, इनपुट आउटपुट जो भी फंक्शन हेडर फाइल के अंदर हम क्या होगा इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या है इसका इसे बोल सकते हैं हम प्री प्रोसेसिंग सेक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिफाइन सेक्शन। डिफाइन सेक्शन क्या है, इसको देखते हैं। इट इज़ द यूज फॉर द डिक्लेरेशन सम कंस्टेंट एंड द सिंबल, यानी कि किसी भी सिंबल को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अब कोई भी फंक्शन है, हम किसी भी फंक्शन को अगर डिफाइन कर रहे हैं, अगर मेन फंक्शन से पहले इसको लिखेंगे, अगर हमने किसी फंक्शन में PI अगर हमने लिख दिया 3.14, यानी कि पाई की वैल्यू हमने ये लिख दी, तो पूरे फंक्शन में ये डिफाइंड रहेगी। पूरे फंक्शन में क्या रहेगा, ये डिफाइंड रहेगा और इसको क्या रहेगा, ये पूरे फंक्शन में ही चलेगा, यानी कि आगे तक हमें कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने किसी मेन फंक्शन के अंदर अगर हमने हम पाई लिखा है तो पाई खुद ही ऑटोमेटिकली 3.1 को इसे कंज्यूम कर लेगा, यानी कि डिफाइंड कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं इसमें क्या है। अगर हमने डिफाइंड मैक्स, इसमें मैक्स इज इक्वल टू 50 डाला तो 50 जो मैक्स इसमें वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली उसको दिखाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, सिंबॉलिक एंड द कंस्ट्रक्शन आर नोन एज द मैक्रोस आर नॉट वेरिएबल एंड इट इज़ द नॉट चेंज फॉर योर प्रोग्राम कोड, यानी कि प्रोग्राम कोड के अंदर मैक्रोस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर आपने पाई की वैल्यू 3.4 डाली है मेन फंक्शन से पहले तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं रहेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं डिफाइंड फंक्शन में क्या होगा, डिफाइंड फंक्शन में पहले ही हम किसी चीज़ को डिफाइंड कर देंगे, डिफाइंड करने के बाद उस फंक्शन यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। अच्छा, हमारे दो इसमें क्या होता है, दो तरह के इसमें हम फंक्शन को इसमें डिक्लेरेशन करते हैं। एक ग्लोबल होता है, ग्लोबल फंक्शन होता है, एक होता है लोकल फंक्शन। ग्लोबल फंक्शन में क्या होता है, ये मेन फंक्शन से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ये लिखा है इसमें, द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन इज कंटेनिंग ग्लोबल वेरिएबल, द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड द स्टेट वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कंटेन बी यूज एनी वेयर यूज द प्रोग्रामिंग बट नॉट लोकल वेरिएबल इज यूज ओनली वन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं, ये हमने लिया इंटीजर, हमने x इज इक्वल टू 5 लिया, यानी कि मेन फंक्शन से पहले हमने इसको डिफाइन किया s इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, ग्लोबल फंक्शन है, मेन फंक्शन से पहले डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन बट इसमें देखते हैं लोकल फंक्शन। लोकल फंक्शन में जैसे यहाँ डिफाइन किया गया लोकल वेरिएबल इज यूज ओनली वन फंक्शन, यानी कि ये एक ही के लिए यूज होगा। तो यहाँ देखिए इंटीजर इज टू वाई ले रहे हैं तो y इज टू 10, यानी कि ये मेन फंक्शन के अंदर को लेंगे इसको, लोकल फंक्शन को, ये केवल एक ही जगह यूज होगा, इसका कहीं यूज नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू, अगर मैं x इज इक्वल टू 5 अगर मैं यहाँ भी लिखता हूँ तो इसका यूज हम कर सकते हैं इसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, बट हम y इज इक्वल टू 10 इसका यूज हम इसके बाद नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं और लोकल का मतलब है आप किसी एक मेन फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट इस पे देखते, मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, कंपलसरी पार्ट होता है। जैसे हमने इसमें देखा था स्लाइड नंबर, ये देखिएगा मेन फंक्शन हमारा क्या है, ये नेसेसरी पार्ट है, कंपलसरी पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल, इसमें ग्लोबल फंक्शन क्या था, ग्लोबल हमारा क्या ऑप्शनल है, इसलिए हमारा ये क्या है, मेन फंक्शन जो है क्या मेन पार्ट, किसी
प्रोग्रामिंग के अंदर मेन फंक्शन का होना कंपलसरी है ही है, यानी कि रिक्वायरमेंट है, यानी कि होगा ही होगा। मेन फंक्शन हमारा किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होगा ही होगा, बिना इसके फंक्शन बन ही नहीं सकता। हम पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें देखते हैं, इसमें एवरी सी प्रोग्रामिंग मस्ट हैविंग मेन फंक्शन, यानी कि किसी भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर मेन फंक्शन का होना कंपलसरी है, यानी कि जरूर है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं आपके मैथमेटिक्स, आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स का होना जरूरी है, कंपलसरी है। वैसे यहाँ पे क्या है, इसमें मेन फंक्शन का होना जरूरी है, कंपलसरी है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी फंक्शन हमारा कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग इज द रिटर्न इज द सेक्शन इज ऑपरेटिंग लाइक द डिक्लेरेशन। एंड दो टाइप्स के होते हैं। अब इसको देखते हैं किसने, दो टाइप के होते हैं, एक तो डिक्लेरेशन और एक एक्सिक्यूटेबल। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, ये होता है क्या, मेन फंक्शन के अंदर होता है पार्ट, उसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे आगे। डिक्लेरेशन पार्ट क्या होता है, किसी चीज़ को हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल यानी कि किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करा, उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ये रहे इसमें मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, टू नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाइड मेन यानी कि मेन फंक्शन इंटीजर लिया, यानी कि इंटीजर हम सम भी ले सकते हैं, इसकी जगह कुछ और भी ले सकते थे, सम की जगह ए लिख सकते थे, बी लिख सकते थे, इंटीजर कुछ भी डिफाइन करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर किस में करा, हमने इंटीजर के साथ करा। इंटीजर में हमारे साथ क्या है, सम है, यानी कि कोई भी नंबर है हमारा। अब इसमें देखते हैं क्या, इंटीजर हमने डिफाइन किया सम, यानी कि सम इसमें हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे कोई फंक्शन है इंटीजर में, वो सम है। और उसके बाद एक्सिक्यूट क्या करा हमने, सम इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस हम क्या कर रहे हैं, 6 को कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ किसी हम आउटपुट अगर दिखाना है तो उसके लिए करेंगे, फर्दर हम आप इस स्टडी करेंगे, हम बताएंगे क्या होता है। तो इसमें हम अगर रिजल्ट देखेंगे तो क्या हो गया था, परसेंटेज ऑफ डी और सम करेंगे। तो इसके बाद हम जब इसे कंपाइल कराएंगे, यानी कि इसे रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो रन कराने के बाद क्या दिखा देगा, हम इसको सम दिखा देगा, यानी कि इसका आंसर कितना दिखा देगा हमको रन कराने के बाद 10। तो ये क्या होता है, मेन फंक्शन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एक्सिक्यूशन। जैसे कि हमने बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी मेन फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम इस पे। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड द सब प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला जो पार्ट होता है हम देखते हैं, इसमें देखते हैं हम क्या होता है। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ऑप्शनल होता है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें देखते हैं क्या है, ये हमारे किसी भी यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब सपोज करो हमें कोई कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है ना, तो मेन फंक्शन में हम करा, तो कैलकुलेटर के अंदर हम क्या क्या लेंगे, अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या यूज होगा। सबसे पहले हम ऐड का फंक्शन भी लेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट। ये किसी भी कैलकुलेटर के अंदर हम डिजाइन करेंगे तो ये फंक्शन हमारा इसके अंदर हो सकता है। ये देखिएगा, तो ऐड भी करेंगे। सबसे पहले हम कोडिंग किसकी करेंगे, हम करेंगे ऐड की कोडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई की कोडिंग करेंगे, फिर क्या होगा हमारा डिवाइड का कोडिंग करेंगे, फिर करेंगे हम सब्ट्रैक्ट की कोडिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, ये अलग अलग उसको दिखाएगा। यानी कि जब हम किसी भी कमांड डालेंगे, हम कोई भी कमांड करेंगे, अगर हमें ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, सपोज करो हमें 3+2 ऐड करना है, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को असाइन करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन करने के बाद क्या होगा, इसमें मेन फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 5 इसको दिखा देगा। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई पे अगर हम कमांड करेंगे तो मल्टीप्लाई को दिखाएगा, डिवाइड पे अगर कमांड करेंगे तो डिवाइड को, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या ये करेगा यूजर के ऊपर डिपेंड कि यूजर किस तरह का हमारा डाटा इसको रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, यूजर इसमें क्या स्पेशल फंक्शन, यानी कि अगर इसमें एग्जाम्पल देखें कलर फंक्शन, जैसे कलर क्या होता है, ग्राफिक्स के फंक्शन कुछ डिजाइन करते हैं। ग्राफिक फंक्शन में क्या होता है कि हमें जिस कलर जो कलर हमें चाहिए, वो सपोज करो हम रिकमेंडेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट के ऊपर काम बना रहे हैं, क्या होगा, हम डिफाइंड करेंगे रेड कलर किस लिए है, ब्लू कलर वो हमारा जो इसमें येलो कलर है वो किस लिए है, येलो कलर किस लिए है, येलो किस लिए है ना। और उसके बाद जो है हमारा दिखाएगा ग्रीन किस लिए है। तो ये इसमें कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद आगे जब हम स्विच केस कराएंगे तो ये भी समझाएंगे आपको, ये वाला प्रोग्राम कैसे होगा ट्रैफिक लाइट में। तो इसमें अलग अलग कलर अलग अलग चीज़ के हमें डिफाइन करेंगे। तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन टू द सब प्रोग्रामिंग सेक्शन।
नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं। अब इसमें जो हमारा है कि हम फर्स्ट प्रोग्राम सी में किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम सी के अंदर हम जब लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं। अब हमने जो स्ट्रक्चर में हमने जो डिफाइन किया था उस चीज़ को हम समझेंगे क्या क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करा था, आपको बताया था कि यहाँ हेडर फाइल आएगी। देखिए हेडर फाइल आ रही है, किसके साथ आ रही है, इंक्लूड के साथ आ रही है। फिर सबसे पहले हम उसके बाद क्या था, इंटीजर डिफाइन कर रहा था। इंटीजर में क्या हो गया, मेन फंक्शन भी है, ये भी कंपलसरी पार्ट है जो बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, प्रिंट एफ हेलो सी लैंग्वेज, ठीक है, रिटर्न एफ, यानी कि इसके बाद जो कोई भी होगा उसे फ्रेश कर देगा। और उसके बाद क्या करें, आउटपुट हम देखेंगे तो क्या आएगा, हेलो सी लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने सब चीज़ें पढ़ी थी वो सब चीज़ें क्या हो गई हमारी यहाँ यूज़ हो। नेक्स्ट उस पर देखते हैं। अब देखते हैं इसमें सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर इन कंपाइल। इसमें देखते हैं अब इसमें एरर क्या होता है। अब एरर को फाइंड करेंगे। एरर कितनी तरह की होती है, बेसिकली जो देखा जाए हमारे जो सिलेबस में हम देखते हैं कि दो टाइप्स में है, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। तीसरी एरर हमारी क्या होती है, रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर हम में बेसिकली क्या होती है, थ्री टाइप्स की एरर होती हैं। पहला सिंटैक्स, रन टाइम एंड लॉजिकल। अब इनको देखते हैं ब्रीफली होता क्या क्या। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में क्या होता क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग में ये कैसे भी हो सकता है। एरर का मतलब क्या हो सकता है, किसी भी आप देखते हैं कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, कोटेशन में हो सकता है, और इसमें मिसिंग स्पेलिंग हो सकती है ना, कमांड में हो सकता है, कुछ भी एरर हो सकता है। तो ये किस चीज़ में, सिंटैक्स एरर में होगा। सपोज करो ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम करने के बाद हमने इसमें सेमी कॉलम लगाना भूल गए, ठीक है, ये लगाना भूल गए, ठीक है। या फिर हमने क्या हुआ, प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत कर दी, यहाँ स्पेलिंग हमारी गलत होगी, प्रिंट एफ की जगह आई हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, इसकी वजह से भी हमारा क्या है, कंपाइल नहीं कर पाएगा। कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गए, ठीक है, या कुछ भी लगाना, इनमें से कुछ बोले, या फिर हम कोट्स भूल गए इसमें ये वाले, ठीक है। अगर हम ये कुछ भी भूल जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इनने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सी का जो हम प्रोग्राम को हम क्या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एरर हुआ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, मिसिंग स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट कोट्स ये होगा। अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो गई तो क्या कहलाएगी, हमारी सिंटैक्स एरर कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सिंटैक्स एरर। किसी भी तरह का कोई भी एरर, यानी कि ग्रामर हो सकता है, प्रिंट एफ यानी कि रिटर्न एफ की स्पेलिंग ही गलत हो जाए, हमसे कुछ भी गलत हो जाए, तो उसमें क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंटैक्स एरर होता है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिएगा। अब ये देखो, नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, दीज एरर इज डिपेंड ऑन टू द लॉजिकल थिंग टू द फॉर द प्रोग्रामिंग। लॉजिकल थिंग में क्या हो गया, लॉजिकल जैसे एग्जाम्पल है फोर लूप का, फोर लूप का एग्जाम्पल है। फोर लूप में अगर हम सपोज करो मिस कर दें इस चीज़ को, इंक्रीमेंट को, अगर हम इंक्रीमेंट ना करें, इस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, पहले फोर लूप का बता देते हैं, आगे हम जब डिस्कशन फोर लूप का तो डिटेल में बताएंगे। इसमें क्या है, आई की वैल्यू क्या है, इंटीजर में हमने, इंटीजर में आई इज इक्वल टू हमने कितना रखा, वैल्यू रखी है, आई इज इक्वल टू कितना दे रखा, जीरो। यानी कि जो इसकी वैल्यू क्या करेगी, आई की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक, 10 तक रन कराएगी। कहाँ तक करेगी, 10 तक करेगी। ये जब तक 10 तक करी जाएगी, पहले क्या करेगी, फिर इसमें जीरो में वन ऐड होगा, फिर कितना होगा, वन, फिर इसमें वन ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, टू, फिर इसमें एक ऐड और होगा तो थ्री। तो ये क्या होगा, एक तरह से लूप बनेगा। अब क्या हुआ, सपोज करो हम मिसिंग में ये लिखना भूल गए, आई को लिखना भूल गए, और आई लिखने के बाद क्या हुआ, हम इसको रन करा रहे हैं, तो ये रन कर पाएगा इसमें, या फिर हमने ये वैल्यू देनी भूल गए, देने के बाद फिर हमने ये करा तो ये क्या रन पर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे क्या प्रिंट टाइप में क्या होगा, ये 10 बार क्या करेगा, इसको 10 बार ये दिखाएगा कि 10 बार हाई स्टूडेंट को इसमें दिखाएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो गई तो मिस होने के बाद क्या होगा, अगर ये मिस हो जाए या फिर इंटीजर हम जीरो लगाना भूल जाएं, डिफाइन करना भूल जाएं, तो क्या होगा, ये इसको रन कर पाएगा 10 बार, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक लॉजिकल एरर हो गया। तो लॉजिकल एरर में क्या होगा, कुछ भी हम लॉजिक में किसी भी लूप में कोई भी अगर हम टर्म्स मिस कर देते हैं, तो मिस करने के बाद आगे ये इसको नहीं रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि क्या करेगा, इसको यहीं दिखा देगा और उसको एरर दिखा देगा। जब इसको रन कराएंगे तो रन टाइम में ये रन में नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टाइम इस नेक्स्ट में क्या होता है, रन टाइम में एरर। रन टाइम में एरर क्या होगा, अब सपोज करो ये एग्जाम्पल है किसी, ये सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल है, मैंने दिखा रखा है इंटीजर में, मैंने डिफाइन तो कर दिया, इंटीजर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना दिखाया मैंने, ए इज इक्वल टू मैंने दिखाया 20/2, यानी कि ये दिखाएगा, दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। ये क्या दिखा देगा, इसको एरर बता देगा। एरर क्यों बताएगा, क्योंकि ये मेथड डिफाइंड गलत है इसमें। तो ये रन टाइम में क्या होगा, अब जब हम सी प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कैसे होता है, F9 से करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये इसको क्या दिखा देगा, ये एरर दिखा देगा। इसको कह देगा कि ये रन नहीं हो पाएगा। क्यों रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेथड इसमें एरर है।
नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड एंड एक्सिक्यूटेबल कोड। अब जैसे मैंने आपको पहले उसमें यूनिट में बताया था कि ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, इन सब कोड्स के बारे में बताया था, तो उनके बारे में देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज यूज टू द आउटपुट ऑफ कंपाइलिंग आफ्टर द प्रोसेसिंग द सोर्स कोड। यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट कोड को अगर हम देखते हैं वो कब होगा, वो पहले इसमें क्या होगा, सोर्स कोड होगा। सोर्स कोड के बाद ही क्या होता है हमारा आगे सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड को हम देखते हैं क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जैसे हमने देखा था आगे जितने भी हम प्रोग्रामिंग करी कि हैज़ इंक्लूड जितना भी लिया, हैज़ इंक्लूड करके जो लिया, जो भी लिया, तो उसमें क्या होगा, ये सब तो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को करने के बाद क्या होता है, उसको क्या करेंगे हम, अगर ये कन्वर्ट होता है कंपाइल करने के बाद क्या रहा ऑब्जेक्ट कोड में, तो इसे क्या बोलेंगे मशीन, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या बोलते हैं, मशीन कोड ही बोलते हैं। मशीन कोड क्या होता है हमारा 0 1 की फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में जो होगा उसको क्या बोलते हैं, हम इसे मशीन कोड बोलते हैं। अब मशीन कोड क्या होता है, मशीन कोड हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग का हम लेंगे तो 0 1 के फॉर्म में होता है, तो उसे क्या करते हैं, मशीन कोड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट टू द कंपाइल आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ सोर्स कोड। यानी कि सोर्स कोड के बाद जो प्रोसेसिंग होगी उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, उसके बाद जो कंपाइल करने के बाद जो कोड ऑब्टेंड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। जैसे हमने आपको बताया था सोर्स कोड क्या था, सोर्स कोड हमने कोई भी लिया, जैसे हमने ये पहले वाली वीडियो में ही बताया था, RAM लिख रहे हैं राम, तो क्या करेगा, RAM ले रहे हैं तो राम को क्या लिखेगा ये, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट कोड के बात करेंगे तो क्या होगा 0 1 0 1, ये कंप्यूटर अपनी भाषा में इस तरह को लेगा, तो ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट कोड होगा। और इस ऑब्जेक्ट कोड को ही हम क्या बोलते हैं, मशीन कोड बोलते हैं। एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, इसे भी ये एक तरह से बाइनरी कोड होता है, बाइनरी यानी कि 0 1 के फॉर्म में होगा। तो ये एग्जीक्यूशन कोड का क्या है, यानी कि जो कंपाइल करने, जो हमारा रन कराने के बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जीक्यूटेबल कोड। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, इनपुट एंड आउटपुट इन सी। किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम एक बहुत मेन बेसिकली स्टैंडर्ड होता है। जैसे हम बात करें किसकी, इनपुट एंड आउटपुट पार्ट की, तो यहाँ देखेंगे ये वाला पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ देखते हैं, अगर हम देखते हैं इसमें, अगर हमें कोई भी चीज़ हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए हम देखते हैं क्या यूज़ करेंगे, इफ़ यू वांट टू द प्रिंट एनी वैल्यू ऑफ द आउटपुट देन यूजिंग द प्रिंट एफ। जैसे मैंने पहली वाली प्रोग्रामिंग बताया था, PRINT, प्रिंट एफ करने के बाद क्या था, डबल कोट्स में हम लेते हैं इसमें, और जो भी इस चीज़ में हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी आउटपुट दिखाने के लिए क्या हम लेंगे, इसके लिए प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड, इसमें क्या हो गया, ये इनपुट पार्ट है, किस चीज़ का इनपुट पार्ट है, हम इनपुट पार्ट, वो आउटपुट पार्ट है किस चीज़ का, सी लैंग्वेज का आउटपुट पार्ट है। यानी कि कुछ अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पैरामीटर कौन कौन से यूज़ होते हैं। वी यूज द प्रिंट एफ फंक्शन विद द फॉर्मेट फॉर द स्पेसिफाई लाइक। इसमें कुछ फंक्शन यूज होते हैं, जैसे हम परसेंटाइल ऑफ डी लिखते हैं, तो परसेंटाइल ऑफ डी क्या है, किसी भी इंटीजर को दिखाएगा। इंटीजर मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इंटीजर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है। इस इंटीजर वैल्यू को अगर हम दिखाना है तो हमें परसेंटाइल ऑफ डी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है, जैसे हम देखते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, तो ये क्या होती है, फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। पॉइंटों के बाद की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू होती है। अगर ये हमें वैल्यू दिखानी है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम परसेंटाइल ऑफ डी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उसमें है, अगला है कोई भी करेक्टर दिखाना है। जैसे करेक्टर का मतलब, मुझे किसी का नाम लिखना है, सपोज करो मेरा ही नाम है RAHUL। अगर मुझे दिखाना है ऐसे प्रिंट एफ में, यानी कि आउटपुट में दिखाना है, तो मुझे परसेंटाइल ऑफ सी लेना पड़ेगा, तभी वो इसको डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसमें डी का यूज़ करूँ तो डी को ये दिखाएगा नहीं। ये केवल डी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इंटीजर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो करेक्टर के लिए क्या यूज़ होगा, इसमें करेक्टर के लिए हमारा परसेंटाइल ऑफ सी यूज़ होगा। इसके अलावा हम परसेंटाइल ऑफ एस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि या तो इसका यूज़ करें या फिर सी का यूज़ करें, या तो एस का यूज़ करो या फिर परसेंटाइल ऑफ सी का यूज़ करें। तो ये किसमें, आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उसके लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज यूज टू द रीड द डाटा एंड
स्टैंडर्ड यानी कि इनपुट अगर हम देंगे तो इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैन ऐप का। अब देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे अंदर हमारे इसमें देखते हैं ये सब चीज़ें हैं। सपोज करो कि मुझे प्रिंट ऐप करनी, यानी कि पहले मुझे क्या कराना है, किसी भी उसमें एंटर द नेम, किसी का नेम अगर मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो मैं किसी का नेम डिस्प्ले और उसके मार्क्स डिस्प्ले करा रहा हूँ किसी प्रोग्राम के थ्रू, तो मुझे क्या होगा, सबसे पहले मैं प्रिंट ऐप दे रहा हूँ एंटर नंबर, यानी कि जब कोई एंटर करेगा नंबर, यानी कि एंटर क्या करेगा, उसको एंटर करेगा और उसको क्या दिखाएगा, एंटर योर नेम। अगर मुझे नेम दिखाना है तो उसके लिए क्या दिखा रहा है, ये परसेंटाइल ऑफ एस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई भी नेम डालेंगे, मैं हम इसमें सपोज करो कि इसमें हमने लिखा, इसमें राहुल दिया करेक्टर में इसमें, या राम दिया, ठीक है, या फिर एक मैंने दिया नोएडा दिया। मुझे करेक्टर में क्या डिफाइन करना है, नोएडा दिखाना है, तो नोएडा दिखाने के लिए क्या होगा, मैं इसमें प्रिंट करना है, मुझे दिखाना है, तो क्या होगा, मुझे एस का यूज़ करेंगे परसेंटाइल, यानी क्यों, क्योंकि ये करेक्टर है, परसेंटाइल ऑफ सी भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। मुझे मार्क्स दिखाने हैं, तो मार्क्स क्या है, एक इंटीजर पार्ट है, यानी कि मार्क्स में अगर किसी के 80 हैं या कुछ हैं, 80 है तो वो क्या होगा, परसेंटाइल ऑफ डी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने करी, यानी कि हमने इनपुट दिया, क्या इनपुट यहाँ देंगे हम इसमें, और आउटपुट डिस्प्ले क्या होगा, इधर होगा, यानी कि आउटपुट ये दिखाएगा इस पे आके, यहाँ पे देखो, एंटर योर नेम एंड एंटर योर मार्क्स। के बाद हम रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद क्या होगा, ये नेम भी दिखा देगा हमारा जो हमने एंटर करा था, और उसके बाद हमारा क्या, मार्क्स भी दिखा देगा, 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे इनपुट एंड आउटपुट हमारा किस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट उसमें लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर सपोज करो मैथमेटिक्स में मुझे एरिया फाइंड करना है सर्किल का, तो सर्किल का एरिया हम देखते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। ऐसा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3.14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू दिखाने के लिए ये पहले ऑटोमेटिक दिखाएगा, अगर हम इसमें दिखाएंगे तो क्या होगा, परसेंटाइल ऑफ एफ लेंगे, यानी कि क्या वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू को हम दिखाएंगे तो फ्लोट वैल्यू को दिखा रहा है क्या, 3.14। 3.14 क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है, यानी कि क्या आता है, इसके बाद को दिखा रहा है। तो ये क्या होगा, जब हम इसमें हम प्रिंट एंटर द रेडियस डालेंगे, और रेडियस डालने का परसेंटाइल ऑफ डी, और इसमें हमने बी इजिकल्स टू पहले ही डिफाइन कर दिया, यानी कि दो हमने क्या लिए, वेरिएबल लिए इसमें फ्लोट वैल्यू, यानी कि ए और बी, और उसके बाद द एरिया ऑफ सर्किल इसमें क्या देगा, परसेंटाइल में इसको क्या करेगा, आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोट का एग्जाम्पल, वो क्या था, करेक्टर का एग्जाम्पल, और हम इंटीजर का एग्जाम्पल ले रहे थे। क्लियर है यहाँ से। फंडामेंटल डेटा टाइप में क्या है, इट इज़ यूज फॉर द डिफाइन द वेरिएबल बिफोर द प्रोग्रामिंग डिफाइंड टाइप ऑफ द डेटा। किसी भी प्रोग्राम को हम जैसे पहले ही देख चुके हैं प्रोग्राम में, हम कोई भी चीज़ अगर हम डेटा को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम माने कि जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में बताया था, इंटीजर ले रहे हैं, तो इंटीजर में क्या होगा, कोई भी हम एज इक्वल्स टू डिफाइन कर रहा है 1, या फिर फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू में हम डिफाइन कर रहे हैं 3.1। तो किसी भी चीज़ को हम, या फिर हम जैसे देख रहे थे हमारे डिफाइन फंक्शन में जो लिख रहे थे, डिफाइन में हम ले रहे थे क्या, डिफाइन फंक्शन में पी आई एक एग्जाम्पल हमने बताया था कितना रहता है, 3.14। हम पहले ही डिफाइन कर रहे हैं, तो पूरे पूरे प्रोग्रामिंग में क्या चलेगा, 3.4 इसका फ्लोट वैल्यू पूरी उसमें चलेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इंटीजर में हम कोई भी वैल्यू हम पहले डिफाइन करेंगे, तो उसको क्या करेगा, ये दे रखा है ना, इट इज़ द यूज फॉर द डिफाइन टू द वेरिएबल बिफोर द प्रोग्रामिंग एंड डिफाइन द टाइप ऑफ द डाटा, यानी कि टाइप ऑफ द डेटा को हम इसमें दिखाएंगे कि टाइप कैसा है। जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम कोई भी हम वैल्यू डालेंगे, तो इंटीजर में ए प्लस भी डालेंगे, फ्लोटिंग वैल्यू में हम डालेंगे तो क्या होगा, फ्लोटिंग नंबर में क्या होगा, डेसिमल के बाद की जो नंबर होगा, तो उसमें क्या होंगे, डेटा का टाइप किस तरह से है, ठीक है। करेक्टर है तो उसके लिए हम करेक्टर के लिए क्या परसेंटाइल ऑफ डी डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो सी एच ले रहे हैं, CHAR ले रहे हैं, ठीक है। और हमने इसमें क्या दिखाया था, उसमें स्टार्टिंग में करेक्टर के लिए क्या हम ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, या फिर परसेंटाइल ऑफ एस ले रहे हैं। तो ये क्या है, इससे पहले करेक्टर, ये हमारा करेक्टर को दिखाएगा, इंटीजर हमारा कोई भी वैल्यू को दिखाएगा, कि कोई भी हम वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर में, इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी लेना है तो इंटीजर में दिखाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है फंडामेंटल डेटा टाइप, ये डेटा टाइप को हमारा दिखा रहा है कि डेटा का टाइप कैसा है। इंटीजर होगा तो इसमें 1 2 3 4 होगा, करेक्टर होगा तो इसमें
कुछ भी होगा, तो ये क्या होता है हमारा डेटा का टाइप क्या होता है, पहले हम डिफाइन करते हैं फंक्शन से पहले, ठीक है। किसी भी फंक्शन से पहले क्या होगा, डेटा का टाइप को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं, ये देखते हैं इसमें बेसिकली हमारा जो डेटा होता है हमारा बेसिकली टू टाइप्स का होता है, लेकिन हम ये थ्री टाइप्स में हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये हमारे क्या है बेसिकली इसके फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर, फिर उसके बाद आता है कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग एंड वाइट। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर में होता क्या है, इंटीजर में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं आई एन इंट, ए इज इक्वल टू हम 1 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी हम अगर डिजिट को अगर डिफाइन करते हैं तो वो किस चीज़ में करते हैं, इंटीजर के अंदर करते हैं। ये किस टाइप में होता है, प्राइमरी टाइप में। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर में ए बी या जो भी होगा वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा, किसी का नेम होगा, क्या होता है कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद आता है फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप में क्या होता है, जैसे हम किसी भी हमारे कोई भी वैल्यू हमें पॉइंटों के बाद चाहिए, ठीक है। कोई एग्जांपल जैसे हम देखते हैं पाई की वैल्यू हमें 3.14 चाहिए, ठीक है। जब तक हम फ्लोट नहीं लगाएंगे तो फ्लोट में क्या दिखा, फ्लोट से अगर फ्लोट नहीं लगाएंगे तो 3.4 नहीं दिखाएगा। तो किस चीज़ में दिखाएगा, फ्लोटिंग को। दोनों का वर्क ही होता है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये फ्लोटिंग की इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है और इसके क्या होते हैं, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद हम थे वाइट। वाइट हम देखते हैं किसी भी फंक्शन के लिए कहाँ यूज़ होता है, वाइट फंक्शन का यूज़ कहाँ होता है, वाइट हमारे किसी भी मेन फंक्शन पहले यूज़ होगा, वाइट मेन करते हैं और उसके बाद कर्ली बेसिस प्रोग्राम पूरा, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाइट फंक्शन। वाइट फंक्शन क्या होता है हमारा, ये होता है, ये क्या होते हैं हमारे कुछ डिफाइंडेड लाइब्रेरी होते हैं, क्या होता है फिक्स लाइब्रेरी में होते हैं, ठीक है। तो वाइट फंक्शन हमने देखा ये होता है हमारे प्राइमरी टाइप, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसमें ड्राइव। इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें एरे आता है, सबसे पहले फंक्शन होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन के बाद एरे, एरे के बाद पॉइंटर और उसके बाद रेफरेंस। इसमें क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट यूज होते हैं सबके अंदर। जैसे हम एरे के अंदर देखें, एरे भी क्या है, एरे एक सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन का क्या है, कम्बिनेशन, 1 2 3 4। आगे जब हम डिस्कशन करेंगे तो पूरा उसके बारे में आ जाएगा। एरे क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द एरे। पॉइंटर क्या है, किसी भी उसको मेमोरी लोकेशन दिखा, पॉइंट को क्या मेमोरी लोकेशन दिखाने के लिए क्या होता है, पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारा टाइप हमारा किस चीज़ में आता है, ये टाइप्स आता है हमारा किस में, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू के अंदर। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइप आता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड के अंदर क्या क्या होता है, क्लास होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनर होता है, इनम होता है और टाइप डिफॉल्ट होता है। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले क्लास में, इसमें क्या होता है, इसमें मिक्सअप रहेगा, सिमिलर टाइप नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, अलग अलग टाइप का वैल्यू रहेगा। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी कैरेक्टर भी हो सकता है, इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इस कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजर डिफाइंड। तो क्या होता है, सेम टाइप, अब ये क्या है, डिफरेंट टाइप। तो ये क्या होते हैं, हमारे डेटा के टाइप होते हैं सी के अंदर। नेक्स्ट उस पर देखते हैं हमारे वेरिएबल एंड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है, एक सिंपल भाषा में अगर देखें वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। वेरिएबल का हम यूज़ क्या करते हैं, देखो इसमें क्या देखा है, ए वेरिएबल इन द सी इज ए मेमोरी लोकेशन विद द सम नेम दैट आर द हेल्प स्टोरेज सम फ्रॉम द डेटा ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम इसकी क्या कहते हैं, वेरिएबल इज यूज टू द स्टोर द डाटा। मेमोरी लोकेशन, अगर हम किसी भी चीज़ को स्टोर करेंगे तो पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वेरिएबल चाहिए। अब वेरिएबल में हम एग्जांपल लेते हैं इंटीजर, ए ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी दो दो नंबर को हम ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हमने सी लिया, ठीक है। अब क्या होगा, हम अगर इनका ऐड करना है तो हमने तीन वेरिएबल हमने इसमें क्या कर दिया, डिफाइन कर दी, ए बी सी। ए बी सी हमने इसमें क्या करें, डिफाइन किए। अब हम अगर इसमें नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। हमने जो वैल्यू ए की असाइन करी होगी मेन फंक्शन के अंदर, ए इज इक्वल टू सपोज कर हमने 1 किया, ए इज इक्वल टू हमने इसमें क्या किया, 1 किया, बी इज इक्वल टू हमने क्या दिखाया, 2 दिखाया। तो स्टोर होके क्या हो गया, ये वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी किसके अंदर, मेमोरी अंदर जाएगी, क्या होगी, स्टोर होके किस में जाएगी, सी। तो सी में क्या होगा, सी इसका क्या होगा,
स्टोर होकर इसकी वैल्यू क्या दिखाएगा 1+2, यानी कि सी इसको ऑटोमेटिकली 3 इसको कैलकुलेट कर देगा। तो किस चीज़ में हुआ आपका ये वेरिएबल हमारा यूज हुआ, किस में हुआ, तो वेरिएबल इज यूज टू द स्टोरेज डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं होता क्या क्या है। ये हमारा क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीजर, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है इंटीजर। इंटीजर में क्या हुआ, हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर में, a=1 b भी दिखा रहे हैं, इसमें क्या होगा, स्टोर इन द विदाउट एज द डेसिमल नंबर, यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर नहीं देगा। और इनकी वैल्यू भी होती है, वैल्यू क्या होती है 123 से लेके माइनस का 123 फ्लोटिंग वैल्यू। अब इसमें क्या हुआ है, अगर हमें क्या होगा डेसिमल के बाद के नंबर अगर हमें दिखाने हैं पॉइंटों के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है। सच एग्जाम्पल क्या होता है, अगर हम ये वाली वैल्यू लेंगे ये, तो ये क्या होगा हमारा इंटीजर टाइप में दिखाएगा। नेक्स्ट उसमें क्या आता है फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग में क्या होता है, जैसे हम ये ले रहे हैं 19.99, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं माइनस का 19.9, तो ये क्या है हमारा फ्लोटिंग वैल्यू। यानी कि फ्लोटिंग का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू दिखा रहा है वो किस में दिखाएगा, फ्लोटिंग टाइप में दिखाएगा। कैरेक्टर स्टोरेज, यानी कैरेक्टर को जो स्टोर करेगा उसे क्या बोलेंगे, CHAR। ये कैरेक्टर को क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। ठीक है, जैसे सचेज मुझे बी को स्टोर करना है, सपोज करो एक वर्ड है DELHI, दिल्ली है, बिना स्टोरेज करे ये दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो उसमें हम दिखाएंगे कैरेक्टर वैल्यू। तो कैरेक्टर वैल्यू क्या होगा, इसमें स्टोर होगा, ये दिखाएगा, और इसे मेमोरी लोकेशन में इसको असाइन कर देगा। ठीक है, इसे कैसे दिखाते हैं, सिंपल हम देखते हैं तो क्या होता है, इसको हम डबल कोट्स में दिखाएंगे। अगर हमें डिस्प्ले करना है DLHI, तो इस तरह से अगर हम दिखाएंगे तो जब भी इसको आउटपुट में दिखाएंगे, तो कौन कौन से हो गए, मेनली हम देखा जाए एग्जाम्पल में इंटीजर, यानी कि किसी भी वैल्यू को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अगर इसको दिखाएगा तो इंटीजर वैल्यू। फ्लोट वैल्यू, यानी कि अगर हमें पॉइंटों की वैल्यू अगर दिखानी हो 2.64, अगर 2.46 अगर दिखाना है तो इसके लिए फ्लोट में होगा। नेक्स्ट हमारा क्या कैरेक्टर, यानी कि हमें डेली शो करना, कैरेक्टर हमें शो करना है तो उसके लिए क्या डबल कोट्स लगाएंगे, कोट्स लगाने के बाद क्या होगा, इसको ये डिस्प्ले कर देगा। अब इसके टाइप देखते हैं। टाइप में हमने देखते हैं लोकल वेरिएबल। अब इसके हम देखते हैं कि टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, जैसे पहले हम इसमें टाइप देखते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपसे, लोकल वेरिएबल क्या है, केवल एक ही जगह काम करेगा, मेन फंक्शन के अंदर काम करेगा। ये हमारा डिस्कशन हो चुका है पहली वाली वीडियो में। ये क्या दिखाएगा, ये केवल मेन फंक्शन के अंदर दिखाएगा। लोकल वेरिएबल एक ही जगह यूज होगा। लेकिन हम ग्लोबल वेरिएबल अगर किसी को डिफाइन कर रहे हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, किसी भी चीज़ के अंदर। लेकिन लोकल वेरिएबल में क्या होगा, एक ही जगह यूज़ कर। ठीक है, तो इसके टाइप कौन कौन से होंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल, स्टैटिकल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑन एक्सटर्नल। तो ये किस चीज़ में होता है, वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स के टाइप हैं। ये क्या चीज़ है, वेरिएबल के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हमने एक प्रोग्रामिंग लिया, तो प्रोग्राम है, तो क्या हुआ, इंटीजर, सॉरी गलती से हो गया है, इंट इसमें करेंगे तो इसमें क्या हो गया, इंटीजर हमने वैल्यू कोई भी डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 15 हुआ। कि हमने क्या हुआ, इंटीजर में दिखाया, किसकी वैल्यू को, 15 को दिखाया, 15 को दिखाया। 15 हमें उसमें करना है, तो परसेंटाइल ऑफ डी, जैसे मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, परसेंटाइल डी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, परसेंटाइल ऑफ डी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अगर हम किसी भी इंटीजर को हम वो दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटाइल ऑफ डी लेंगे। अब ए की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, यानी कि 15 को हम प्रिंट कराएंगे तो ये 15 की वैल्यू को हमें प्रिंट कराएगा, यानी रन कराएंगे तो रन कराने पे क्या दिखा देगा, इसका आउटपुट 15। सपोज करो यही वैल्यू अगर मुझे किसमें करेक्टर में दिखानी है, CH, पीछे देते हैं एग्जाम्पल, CH करेक्टर है, तो करेक्टर के लिए अगर हमें इसमें चाहिए तो क्या होगा, ये दिखाया CHAR, करेक्टर में कोई भी वैल्यू दिखाएगा। अगर दिल्ली लेना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम या तो S परसेंटाइल ऑफ S यूज़ करेंगे इसकी जगह, या फिर हम यूज़ करेंगे परसेंटाइल ऑफ C। अगर हमें इसमें दिल्ली दिखाना है तो दिल्ली हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इसके साथ, और ये करेक्टर में इसकी वैल्यू को दिल्ली को रिप्रेजेंट कर देगा। ये होता है वेरिएबल के अंदर, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज क्लास।
स्टोरेज क्लास के हम देखते हैं, ए स्टोरेज क्लास इज डिफाइंड द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल एंड फंक्शन। ये किसी भी वेरिएबल का स्कोप और उसकी लाइफ टाइम, ये कहाँ तक वर्क कर सकता है किसी फंक्शन में, चीज़ को दिखाएगा। क्या यानी कि स्कोप किसी भी उस चीज़ का क्या दिखाएगा, वो कहाँ तक उसका वेरिएबल, कहाँ तक उसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ तक वो उसके किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल कहाँ तक उसको लाइज कर सकता है, कहाँ तक वो उस चीज़ को रह सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्लास देखते हैं। ये क्लास होती है इसकी ऑटोमेटिकली होता है। ये किसी चीज़ में दिखाएगा, प्लेस ऑफ स्टोरेज रैम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टोरेज में क्या होता है, रैम रोम दो तरह की मेमोरी होती है, तो यहाँ भी ये इसको दिखा रहा है ऑटोमेटिकली हो जाएगा किसमें, क्लास में, रोम। ठीक है, स्कोप क्या है इसका, लोकल, यानी कि लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इट मीन्स ये केवल मेन फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, ये केवल एक जगह ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें, डिफाइंड वैल्यू किसमें, ये आपको इसके लिए नहीं, क्या विद इन ए फंक्शन यूज होगा, इसको कहाँ यूज करेंगे, लाइफ टाइम क्या है इसका, विद इन ए फंक्शन। जैसे फंक्शन रहेगा फंक्शन के साथ साथ ही ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफाइंड वैल्यू गार्बेज वैल्यू। नेक्स्ट में देखते हैं एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाला फंक्शन कहाँ यूज करेगा, ये रैम के अंदर करेगा और ग्लोबल में यूज करेगा। ग्लोबल इट मीन्स मेन फंक्शन से, यानी कि आप इसको कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी फंक्शन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लोकल फंक्शन के लिए नहीं है कि लोकल में क्या था, केवल आप इस फंक्शन को कहाँ डिफाइन करेंगे, केवल पर्टिकुलर जगह ही यूज कर सकेंगे, मेन फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। लेकिन ग्लोबल वैल्यू का क्या दिखाया था, आप इसको फंक्शन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, और इसका डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है ना, और इसमें क्या है, टिल टू द मेन प्रोग्रामिंग एंड्स। ठीक है, वन ऑफ द कैन डिक्लेरेशन, इट कैन बी एनी वेयर इन द प्रोग्राम, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं भी प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल केवल एक मेन फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट इसमें देखते हैं, ये कहाँ होगा, रैम के अंदर, लोकल वेरिएबल होगा, 0 होगा, और उसके बाद क्या होगा, टिल टू द प्रोग्रामिंग इज एंड, यानी कि ये क्या होगा कि केवल इसमें आपका केवल मेन प्रोग्राम के अंदर ही इसको लाइज करेगा। नेक्स्ट आता है रजिस्टर, ये रजिस्टर में ले आएगा, और ये क्या रहेगा, वो क्या रहेगा इसका, लोकल, यानी कि लोकल के अंदर ही डिफाइन करेगा, और वैल्यू क्या है इसका, गार्बेज वैल्यू, और इसका विद इन ए फंक्शन। यानी कि जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि लोकल इसमें जहाँ है, तो मोस्टली क्या होता है, ये क्या विद इन ए फंक्शन, यानी कि इसको केवल एक जगह ही यूज़ कर, तो फंक्शन के साथ ही इसका टर्मिनेट हो जाए। आगे हम